हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम देख चुके थे सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर किस तरीके से वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक है, हमने एक थ्योरी भी देखी थी, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। उस समय पता चला था कि उसमें जो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका क्लॉकवाइज चलता है, एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण ही आपका सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर जो होता है वो स्टार्ट नहीं हो पाता। ठीक है, स्टार्टिंग में जो उसका टॉर्क होता है, जब वो स्टार्ट नहीं होता तो जो आपके दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन वाले जो फ्लक्स लग रहे होते हैं उनकी वजह से जो ओवरऑल टॉर्क होता है वो ज़ीरो लगता है। ठीक है, बट अगर उसमें से हम किसी तरह हम एक तरफ उसे घुमा दें अपने हाथ से, या फिर किसी दूसरे एक्सटर्नल सोर्स से उसे एक बार को बस मूव करा दें, तो फिर हम अपना वो एक्सटर्नल सोर्स हटा सकते हैं और वो अपना मूव करने लगेगा। ठीक है, बट स्टार्टिंग में जब रोटर आपका रुका हुआ होता है तो वो अपने आप मूव नहीं कर पाता आपका सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर में। ठीक है, बट आपका जो, क्योंकि उसमें जो आपका फ्लक्स होता था वो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स होता था, ना कि रोटेटिंग फ्लक्स। ठीक है, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही है आपके सिंगल फेज़ में और टू फेज़ थ्री फेज़ में। ठीक है, टू फेज़ थ्री फेज़ हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि दोनों में हमारा रिवॉल्विंग फ्लक्स होता है, रोटेटिंग फ्लक्स। ठीक है, बट आपका सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर में फ्लक्स होता था, ऑल्टरनेटिंग होता था। तो ऑल्टरनेटिंग में दिक्कत है। ऑल्टरनेटिंग में आपका जो मोटर होता है, जो रोटर होता है, आपको पता है स्टेटर के अंदर एक रोटर होता है। स्टेटर आपका स्टेशनरी पार्ट होता है जो कि मूव नहीं करता। रोटर वो वाला पार्ट होता है जो रोटेट करेगा। ठीक है, बट कब रोटेट करेगा? जब बाहर आप स्टेटर को सप्लाईज दोगे। ठीक है, पर एक सप्लाई में दिक्कत ये होती है, रोटर अपने आप मूव नहीं कर सकता। ठीक है, उसे एक्सटर्नल कुछ ना कुछ आपको अलग से देना पड़ेगा, तभी जाके वो मूव करेगा। बाद में उस एक्सटर्नल को हटा लो, फिर आपका मेन सिंगल सप्लाई से काम बन जाएगा जो आपने स्टेटर को दे रखी है। बट अगर आपने टू फेज़ की सप्लाई सीधा स्टेटर को दे दी या थ्री फेज़ की सप्लाई सीधा स्टेटर को दे दी, तो फिर आपको रोटर को अलग से एक्सटर्नल सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। वो बाहर जो आपने स्टेटर में दो सप्लाई दी हैं उसी से काम बन जाएगा। ठीक है, ये तीन सप्लाई दिया तो उससे भी काम बन जाएगा। थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर्स के बाद हम देखेंगे, पर अभी हम फिलहाल देख रहे हैं टू फेज़ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो टू फेज़ इंडक्शन मोटर है क्या? सिंपल इंडक्शन मोटर ही है, मतलब कि रोटर में डायरेक्टली हम कुछ भी नहीं देंगे, हम सब कुछ देंगे स्टेटर को। स्टेटर की वजह से, स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वजह से रोटर में करंट इंड्यूस होगा और फिर आपका रोटर जो होगा वो रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक है, क्या मैकेनिज्म होता है, कौन सा लॉ लगता है, ठीक है, और कौन से रूल लगते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, और आपका फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, वो सब भी लगते हैं इसमें। तो वो पूरा का पूरा मैंने थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में समझा रखा है। ठीक है, अभी मैं आपको बस जनरली ये बताने वाला हूँ कि टू फेज़ सप्लाई किस तरीके से देते हैं और टू फेज़ सप्लाई की वजह से रोटेटिंग फ्लक्स किस तरह से जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, ये स्टेटर है मेरा, ये अंदर रोटर है। ठीक है, बाहर वाला स्टेटर, अंदर रोटर, और इन दोनों के बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये वाला गैप, तो इस गैप में आपका कुछ भी नहीं है, एयर है बस। ठीक है, एयर गैप है, सिंपल। इसका मतलब रोटर का स्टेटर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं किसी भी चीज़ से। आपकी एक सप्लाई ए है, एक सप्लाई बी है और एक आपका न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल आपका सिंपल यहाँ पे समझ लीजिए कि नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी न्यूट्रल, तो मैंने क्या करा कि यहाँ से ए से एक सप्लाई दे दी यहाँ पे। ठीक है, और उसी का न्यूट्रल मैंने यहाँ पे लगा दिया, एन ए। जो मैंने न्यूट्रल है, ए का न्यूट्रल, मतलब उसका जो दूसरा जो टर्मिनल है वो मैंने इधर दे दिया, एन ए। मान लेते हैं ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो ए एन ए, इस साइड मैंने दे दिया बी सप्लाई और एक दे दी एन बी। मैंने ए और बी जो सप्लाई दी हैं उनके न्यूट्रल्स भी दिए हैं। ठीक है, बी के अपोजिट एन बी दे दिया, ए के अपोजिट एन ए दे दिया। यहाँ पे एन बी एन ए आपका न्यूट्रल है, एन मतलब न्यूट्रल। अब ए और बी को जो मैंने रखा है वो देखेंगे ध्यान से, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के फेज़ डिफरेंस में, ए और बी आपस में 90 डिग्री के फेज़ डिफरेंस में। ठीक है, इस तरह से हमें सप्लाई देनी है स्टेटर को। आप दो सप्लाई देंगे स्टेटर को, एक ए एक बी, पर दोनों को कुछ इस तरीके से देना है कि दोनों के बीच में जो फेज़ डिफरेंस हो वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, इसलिए मैंने ए को इधर रखा है, बी को मैंने सिंपली इधर रखा है। ठीक है, अब अगर ऐसे हम डायग्राम की फॉर्म में देखें तो सिंपली ये रहा। तो यहाँ पे मैंने दो सिग्नल बनाया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक तो पूरा डार्क लाइन से बनाया और एक मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। ठीक है, जो डार्क लाइन से बनाया है वो मेरा सिग्नल ए है। ठीक है, जो मैंने डार्क लाइन से बनाया है ये मेरा ए सिग्नल है, और जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है ये मेरा सिग्नल बी है। ठीक है, एक सिग्नल ए है, एक मेरा सिग्नल बी है, तो मैंने दोनों सिग्नल यहाँ पे बना रखे हैं। अब हम देख लेते हैं कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस कैसे है। सिंपली अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं ए सिग्नल की बात करूँ तो उसका जो ओरिजिन है वो 0 से हुआ है और 0 से ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है,
वहीं अगर मैं बी सिग्नल की बात करूं तो उसने कब अपने आप को 0 पे, मतलब 0 पे, जैसे इसकी 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है, तो इसकी भी जो 0 वैल्यू आ रही है वो कौन सी डिग्री पे जाके आ रही है, तो अगर वो ध्यान से देखेंगे तो वो 90 डिग्री पे जाके आ रही है, ठीक है, वो भी राइजिंग पल्स में। वैसे अगर बी की मैं बात करूँ तो 0 वैल्यू तो इधर भी आ रही है, जो कि समथिंग अराउंड 270 डिग्री है, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि बी ए से 270 डिग्री पीछे है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ तो ये नीचे जाती हुई पल्स है। अगर मैंने ए के लिए 0 डिग्री से ऊपर जाती हुई जो पल्स है उस तरफ से अगर मैंने लेना शुरू किया है, तो मैं बी के लिए भी वही पैरामीटर रखूँगा, बी के लिए भी मैं वही कंपैरिजन का तरीका रखूँगा, ठीक है। बी के लिए मैं कुछ अलग नहीं देखूँगा। तो सिंपल ए में जब 0 डिग्री से ऊपर जाते हुए यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है, तो मैं फिर बी के लिए चेक करूँगा कि वो जब राइज कर रहा है तो एक्स एक्सिस को कट करते समय किस जगह पे उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे उसकी वैल्यू 0 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए है, क्योंकि ए को 0 वैल्यू, ठीक है, एम्पलीट्यूड में अगर मैं इसकी बात करूँ वाई एक्सिस में 0 वैल्यू ए को 0 डिग्री पे ही मिल गई है, तो बी को वही 0 वैल्यू 90 डिग्री पे जाके मिली है। इसका मतलब बी ए से 90 डिग्री पीछे चल रहा है और ए बी से 90 डिग्री आगे चल रहा है। इसे सिंपली इस तरह भी मैं बता सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सामने रखा है कि यहाँ पे मेरा ए है, ये बी है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ए है एंटी क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री, मेरा जो ए है वो बी से 90 डिग्री आगे चल रहा है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। या फिर मैं भी कह सकता हूँ कि जो बी है वो ए से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। वो डिपेंड करेगा रेफरेंस क्या आपका। यहाँ पे जो मेरा रेफरेंस है वो है मेरा बी, तो अगर मैं बात करूँ बी के रेफरेंस में, तो ए जो है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज फेजर डायग्राम में मतलब होता है कि आगे चलना, ठीक है। वैसे अगर मैं रेफरेंस ए को ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ ए के मुकाबले आपका बी 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो उस समय आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, कि ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ पे है, वो 90 डिग्री पीछे है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए आगे चल रहा है, बी पीछे चल रहा है। अब मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे करा है कि जब भी ए की सिग्नल की वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो वो इस तरफ होगा, बी की सिग्नल की वैल्यू से जब भी पॉजिटिव में होगी तो वो इस तरफ होगा, ठीक है। और अगर ए की सिग्नल की वैल्यू नेगेटिव में हुई तो उसको हम डिनोट करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सिग्नल ए का अगर फ्लक्स नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव वैल्यू रखा तो हमने उसे इस डायरेक्शन में रख देंगे और बी के लिए इस डायरेक्शन में, सिंपल, ठीक है। ये मैंने ए के लिए कर दिया और नीचे वाला मेरा बी के लिए, ये मेरा बी, ये मेरा ए। फेजर डायग्राम में हम नेगेटिव जैसा कुछ नहीं दिखाते। फेजर डायग्राम में अगर हमें नेगेटिव दिखाना तो हम डायरेक्शन से दिखाते हैं। तो अगर ए का पॉजिटिव इस तरफ है तो ए का नेगेटिव इस तरफ है, बी का पॉजिटिव अगर ऊपर है तो बी का नेगेटिव नीचे की तरफ होगा, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पे जो हमने सिग्नल दिए हैं दोनों ए और बी न्यूट्रल के साथ, तो उसमें क्या होगा कि फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो स्टेटर जो भी होगी, आयरन जो भी आयरन से बना होगा, तो वो स्टेटर में फ्लक्स जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो जो फ्लक्स है वो भी ऑल्टरनेटिंग होगा, क्योंकि हमने सिंगल फेज सप्लाई में देख लिया था कि ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। तो ए वाले के लिए भी एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होगा और बी वाले के लिए भी होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों बना रखे, ए बी और बी भी, दोनों फ्लक्स यहाँ पे मैंने बता दिए। अब इनकी जो पीक वैल्यू है वो है 5m, मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया कि ऊपर की तरफ पीक है 5m, नीचे की तरफ है -5m, ठीक है। हम देखने क्या जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि आपका रोटेटिंग फ्लक्स टू फेज सप्लाई में कैसे जनरेट होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्लक्स है वो रोटेट करता हुआ नज़र आएगा, आपको हर डिग्री पे रोटेट करता हुआ नज़र आएगा, और उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो फिक्स होगा, सेम, ठीक है, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। आपको कंटिन्यूस इस स्टेटर के अराउंड एक रोटेटिंग फ्लक्स नज़र आएगा, ठीक है। इस स्टेटर के अराउंड आपको एक रोटेटिंग फ्लक्स नज़र आएगा जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने वाला है, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि जब इस स्टेटर के अराउंड एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला रोटेटिंग फ्लक्स आएगा, तभी जो रोटर है वो मूव करना, उसके पीछे पीछे भागना शुरू करेगा, ठीक है। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कैसी होती है वो नज़र आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, फेजर डायग्राम के थ्रू, वहीं से आपको समझ आएगा। अब रोटर उसके पीछे पीछे क्यों भागने लगता है स्टेटर के, जैसे ही उसे स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दिखता है, वो हम देखेंगे 3 फेज सप्लाई में। 3 फेज सप्लाई में मेरा पूरा पॉइंट दे रखा है कि कैसे रोटर पीछे पीछे भागने लगता है, क्यों भागने लगता है, ठीक है। पर अभी हम फिलहाल ये देखने वाले हैं कि प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स कैसे होता है। अब मैं एक एक करके हर डिग्री की वैल्यू लेता हूँ, तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब सिंपली वो जो डायग्राम मैं यहाँ पे बनाऊंगा, आपको समझ आएगा कि फेज़र कैसे कैसे रोटेट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें,
0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे सिग्नल ए की जो वैल्यू है, मैंने यहाँ पे 45 डिग्री के रेंजेस ले रखी हैं, तो मैं हर 45 डिग्री के बाद मैं जो मेरा मैग्नीट्यूड आएगा या फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा वो देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने 45 डिग्री का रेंज ले रखा है। पहले मैं 0 डिग्री पे चेक करूँगा, फिर मैं 45 पे करूँगा, फिर मैं 90 पे करूँगा, 135 पे करूँगा, 180 पे करूँगा। ठीक है, मैं कुछ और भी डिग्री ले सकता था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे 45 कम लेने वाले हैं। तो 0 डिग्री पे आपका मैग्नीट्यूड जो आएगा फ्लक्स का रिजल्टेंट वो कितना आएगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। और वो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वाला जो फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में आएगा वो भी हम फेजर डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए 0 डिग्री पे जो ए सिग्नल है उसकी जो फ्लक्स की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो अगर मुझे इसी फेजर डायग्राम में देखना हो तो 0 डिग्री पे ए की वैल्यू 0 है, मतलब ए इधर नहीं है, ए बिल्कुल 0 पे है, ओरिजिन पे। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, मतलब ए बिल्कुल बीचों बीच पे है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 डिग्री पे। वहीं जो बी है उसकी जो वैल्यू है 0 डिग्री पे, अब ये जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, एक्चुअली में नहीं, सही है, सही है, गलत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वहीं आएगा जहाँ उसे आना था। ठीक है, अब जो बी है उसकी 0 डिग्री पे जो वैल्यू है वो कितनी है, -φm। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ए की वैल्यू 0 डिग्री पे है 0 और जो बी की वैल्यू है वो है 0 डिग्री पे -φm। इसका मतलब ए तो बिल्कुल यहीं पे है, पर जो बी है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, बी मेरा नीचे की तरफ है, तो मेरा जो रिजल्टेंट है, क्योंकि ए तो है ही नहीं, तो मेरा जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन पहले बात कर लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का वो नीचे की तरफ ही आने वाला है क्योंकि ए तो है ही नहीं। ठीक है, तो वो तो बी डायरेक्शन में ही जाने वाला है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में क्योंकि -φm आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली बात करूँ एट 0 डिग्री आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स आने वाला है वो नीचे की तरफ आएगा φr। ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स जो आने वाला है वो नीचे की तरफ आना है φr, तो मैंने आपको ये बता दिया नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इसका रब भी करूँगा फिर आगे अगले वाले डिग्री का बनाऊँगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस वाला ज़रूर याद रखिएगा वो किस डायरेक्शन में आया था। तो 0 डिग्री पे आपका रिजल्टेंट फ्लक्स आ रहा है नीचे की तरफ, ये नीचे भी इसीलिए आया क्योंकि बी नेगेटिव में था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एट 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे बात करें तो जो ए की वैल्यू वो पॉजिटिव साइड पे है और जो बी की वैल्यू है वो नेगेटिव साइड पे है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 45 डिग्री पे ए पॉजिटिव पे है और बी नेगेटिव पे है। ठीक है, अब ये 45 है और ये आपका साइनसोइडल सिग्नल है साइन, तो साइन 45 आपको पता है √2 1/√2 होता है। ठीक है, पर यहाँ पे जो इसका पीक है वो φm है, तो ये φm/√2 होगा। ठीक है, मतलब जो सिग्नल ए है उसकी 45 डिग्री पे जो वैल्यू है फ्लक्स की वो है φm/√2 और जो सिग्नल बी है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी जो वैल्यू है सिग्नल बी का जो वैल्यू है 45 डिग्री पे वो है -φm/√2। ठीक है, तो हमारा जो बनेगा वो किस तरीके से फेजर डायग्राम पे बनेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री का तो आपने देख लिया, नीचे आया था रिजल्टेंट। अब मैं देखता हूँ एट 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे ध्यान से देखिए, 45 डिग्री पे मैंने बताया जो ए है वो पॉजिटिव पे, मतलब ए तो इधर की तरफ ही रहेगा। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा φm/√2। जो बी है वो नेगेटिव की तरफ, मतलब बी इधर की तरफ रहने वाला है। तो मेरा मतलब ए भी है इस बार, पिछली बार तो ए 0 था, इस बार ए है, बी है पर नेगेटिव में है, तो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये सब हम फेजर डायग्राम में समझते आ रहे हैं। तो मेरा जो ए है, मेरा ए इस तरफ है पॉजिटिव में, जिसकी वैल्यू कितनी है φm/√2। ठीक है, ये मैंने यहीं पे लिख दिया φm/√2। और जो मेरा बी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, मेरा बी इस तरफ है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी कितनी है -φm/√2। ठीक है, पिछली बार अगर आपको याद हो जो मेरा φr था 0 डिग्री वाला, उसमें पूरा नीचे की तरफ आया था और वो किसके बराबर होगा, वो φm के बराबर ही होगा। अगर आपको याद ना हो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो 0 डिग्री वाला आया था, तो 0 डिग्री में मेरा जो रिजल्टेंट φr आया था वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो होगी वो होती है φm के बराबर। ठीक है, क्योंकि बी नीचे की तरफ था उस समय, तो जब बी नीचे की तरफ था नेगेटिव में था इसलिए नीचे की तरफ दिखाएंगे, पर हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं दिखाते। तो हमारा रिजल्टेंट जो φr है वो सिर्फ बी पे ही डिपेंड था, ये तो था ही नहीं वहाँ पे, ये तो 0 था। तो φr मेरा कितना आया था φm के बराबर, जब मैं 0 डिग्री पे था तब नीचे की तरफ आया था। ठीक है, बट अब जब मैं 45 डिग्री पे आ गया हूँ, तो 45 डिग्री में हमने अभी देखा था एट 45 डिग्री मेरा ए की भी कुछ वैल्यू है और बी की भी कुछ वैल्यू है। तो ए मेरा आएगा इस तरफ, जिसकी वैल्यू है φm
बाय रूट टू, और बी मेरा है नीचे की तरफ क्योंकि वो नेगेटिव में था, तो बी भी कितना है, बी भी मेरा फाइव एम बाय रूट टू, बट नेगेटिव है इसलिए नीचे की तरफ कर रखा है मैंने। अब इन दोनों रिजल्टेंट का आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इनका रिजल्टेंट आएगा, तो ये हो जाएगा फाइव आर। तो फाइव आर जब आप देखेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा फाइव एम के बराबर, बट मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम आया, पिछली बार भी फाइव एम आया था, इस बार भी फाइव एम आया। फाइव एम क्यों आया, सिंपली इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर, तो इस तरह से जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा फाइव एम, ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स है, अगर आपको मैथमेटिक्स आती होगी फेजर डायग्राम में तो आपका निकल के आ जाएगा इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर। अगर आपने RLC वाले नेटवर्क वाले फेजर डायग्राम करे होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये फाइव एम बाय रूट टू का स्क्वायर है, फाइव एम बाय रूट टू का स्क्वायर, तो मैं कितना निकल के आ जाएगा फाइव एम, ठीक है। उसका अंडर रूट भी होगा, फिर अंडर रूट होगा, मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकाला जाता है। मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे रिजल्टेंट का तो इसका स्क्वायर और ये दोनों जो होंगे जुड़ेंगे, ऊपर रहेगा अंडर रूट, तो आपका निकल के आ जाएगा फाइव एम, ठीक है। क्योंकि फाइव एम का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस फाइव एम का स्क्वायर अपॉन में 2 बन जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 2 फाइव एम स्क्वायर अपॉन में 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, फाइव एम स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट भी लगेगा बाहर से ओवरऑल, तो आपका फाइव एम निकल के आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले मेरा फाइव आर रिजल्टेंट इधर आया था, अब वो खिसक के इधर आ गया, ठीक है, थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। अब मैं चेंज करता हूँ, अब इस डिग्री पे भी मैंने चेक कर लिया, अब मैं चेक करता हूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, थीटा जब मेरा है 90 डिग्री, ठीक है। तो जब मैं थीटा 90 डिग्री पे देखूंगा तो आप ध्यान से देखिए, 90 डिग्री पे ए की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब फाइव एम, पर बी वहाँ पे 0 है, ठीक है। ए मैक्सिमम है मतलब ए इधर की तरफ ही रहेगा, पर बी 0 पे है तो मतलब बी बिल्कुल सेंटर पे रहेगा, तो आपका जो ए है वो इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5m, और जो बी है वो बिल्कुल सेंटर पे है, तो सेंटर पे तो आपका रिजल्टेंट इधर ही आने वाला है, मतलब आपका जो 5r है वो 5m के बराबर ही होगा, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट इस बार भी वही आया, मैग्नीट्यूड तो सेम आया पर डायरेक्शन बदल गई, ठीक है। 45 में अगर आपको ध्यान हो तो इधर था, अब खिसक के इधर आ गया रिजल्टेंट। तो अब अगर आप महसूस कर रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स पहले स्ट्रेट इधर था, फिर इधर हुआ, अब इधर हो गया, ठीक है। धीरे धीरे करके वो मूव हो रहा है, तो वो रोटेट करता जा रहा है। ये मुझे आपको समझाना है कि आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो ये मेरा 90 डिग्री पे था। अब 90 डिग्री के बाद हम देखते हैं थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, प्रीवियस वाला याद रखना किस जगह पे आएगा, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब 135 डिग्री की बात करें तो 135 डिग्री में दोनों ही पॉजिटिव की तरफ है, ए बी बी बी, और 135 डिग्री पे उनकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम जो पीक होता है डिवाइडेड बाय रूट 2 ही होता है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसलिए एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा। सिंपल यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, आपका ए इधर बना, ठीक है, और जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है 5m बाय रूट 2, ठीक है, ये ए के लिए। बी आपका ऊपर बना, उसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो मतलब रिजल्टेंट मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 5m बाय रूट 2, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा 5r, और वो निकल के कितना आएगा 5m के बराबर। सिंपल, आपका जो 5r निकल के आने वाला है वो 5m के बराबर आने वाला है, ठीक है। सिंपली ए इधर की तरफ है, बी ऊपर की तरफ है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, दोनों की वैल्यू कितनी थी 5m बाय रूट 2, 5m बाय रूट 2, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 5m, वही सिंपल अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो आपका 5m निकल के आ जाएगा। बट इस बार डायरेक्शन अगर आप देखोगे, लास्ट वाली नीचे की तरफ थी इधर, ठीक है, अब वो ऊपर शिफ्ट हो गई है। आपका रिजल्टेंट धीरे धीरे जो पहले इधर से शुरू हुआ था, फिर वो इधर आया, इधर आने के इधर आया, इधर आने के और ऊपर चला गया। आपका रिजल्टेंट रोटेट करता जा रहा है और मैग्नीट्यूड है सेम, ठीक है। अब हम देखते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 135 तो हमने देख लिया, अब एक आखिरी भी देख लेते हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 180, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आप 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री में ध्यान से देखेंगे तो 180 डिग्री में आपका जो बी है वो पॉजिटिव में है, पर ए 0 है, बी पॉजिटिव में है, ए 0 है, ठीक है। इसका मतलब रिजल्टेंट तो बी पे ही आएगा, तो आपका रिजल्टेंट जो निकलने वाला है 5r वो निकल के आएगा 5m के बराबर, और उसकी डायरेक्शन देखिए अब ऊपर की तरफ आ गई, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई थी 0 डिग्री की, यहाँ से, ये रोटेट करता 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 था, अब रिजल्टेंट इधर आ गया, वैल्यू सेम है, ठीक है। अब मैं आगे और भी डिग्री अगर लेता, ठीक है, 180 डिग्री के बाद भी अगर मैं इसमें 45 जोड़ के और ले लेता हूँ 225, तो उस तरह से भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी जो वैल्यू है
क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ कि थीटा 180 के बाद मैं मान लो आगे आ जाता हूँ, इसमें जैसे 45 जोड़ेंगे तो 45 जोड़ने पे बन जाएगा 225 डिग्री। अब 225 डिग्री में बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो बी पॉजिटिव हुआ इधर, ए नेगेटिव हुआ इधर, तो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच में, तो रिजल्टेंट निकल के आएगा इधर, सिंपल। उसके बाद मैं जैसे 225 के बाद 45 उसमें और जोड़ता हूँ, तो आपको पता है उसमें जोड़ने पे 270 आएगा, 270 ये रहा, 270 डिग्री अगर यहाँ पे है तो 270 डिग्री पे आपका जो बी है वो 0 है पर ए नेगेटिव में है, बी 0 है तो बिल्कुल सेंटर पे रहेगा पर ए नेगेटिव है मतलब इधर, तो आपका रिजल्टेंट तो ए पे ही बन जाएगा, वो भी नेगेटिव वाली डायरेक्शन में, तो फिर और रोटेट करके इधर आ जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। फिर लास्ट में अगर मैं जाता हूँ इधर 45 और जोड़ के, ठीक है, तो जितना भी बनेगा 45 आपका 315 डिग्री, तो 315 डिग्री में जो मेरा बी है और जो मेरा ए है वो दोनों के दोनों नेगेटिव पे होंगे, और दोनों के दोनों नेगेटिव पे होंगे तो ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो रिजल्टेंट बनेगा इधर, ठीक है। फिर मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा, 315 के बाद सिंपल उसमें 45 जितना भी जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री में आपका जो बी है वो आपका पूरा नेगेटिव पे होगा पीक पे, और ए 0 पे है, बी नेगेटिव पे होगा पीक पे, ए 0 है, तो आपका रिजल्टेंट नीचे की तरफ बनेगा। तो इस तरह से जहाँ से हमने शुरुआत करी थी तो मैं पूरा 360 डिग्री दिखाता, तो ये आपका पूरा फाइव और रोटेट होते 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 बिल्कुल वहीं आ जाता जहाँ ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेन ये समझना था कि आपका रोटेटिंग फ्लक्स कैसे जनरेट होता है। तो ये अभी तो 2 सिग्नल का था, 3 सिग्नल भी आएगा, 3 सिग्नल में भी आपका रिजल्टेंट निकल के आता है, और रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। अगर आप ध्यान देंगे तो कॉन्स्टेंट था 5m ही रहने वाला है कॉन्स्टेंट, ठीक है, हर जगह पे हर डिग्री पे, तो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स सेम आने वाला है, ठीक है। और पहले क्या होता था, पहले ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स था, अगर आप सिंगल सप्लाई दोगे तो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स रहेगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ठीक है, और कहीं पे 0 भी हो जाएगा, ठीक है, अगर सिंगल सप्लाई है तो इसलिए आपका स्टेटर रोटर होता था मूव नहीं कर पाता था। पर यहाँ पे क्या, कंटिन्यूस स्टेटर के पास रोटेटिंग फ्लक्स आ रहा है जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, और ये रोटेट कर रहा है पूरा 0 डिग्री से। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने हर डिग्री पे नॉर्मली बताया, मैं हर डिग्री पे नहीं बता सकता हूँ, बाकी डिग्री पे भी आप खुद भी चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो फाइव निकल के आएगा वो 5m ही आएगा। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फ्लक्स है, रोटेटिंग भी है। ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स रोटर को मूव नहीं करा सकता, बट रोटेटिंग फ्लक्स रोटर को मूव करा सकता है। ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा तो आपका जो मोटर है या रोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, पर अगर आपका रोटेटिंग फ्लक्स है तो आपकी जो मोटर या रोटर है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अपने आप स्टार्ट मतलब उसे हाथ या एक्सटर्नल सोर्स अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, वो जो भी आपने 2 सप्लाई दे रखी है ए बी, या 3 सप्लाई दे देंगे ABC 3 फेस इंडक्शन मोटर के लिए, वो उसी से शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको एक्सटर्नल अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे, या हाथ के मूवमेंट नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर जैसे आप फैंस में देखते होंगे तो उसमें कैपेसिटर कंडेंसर लगे रहते हैं, वो कंडेंसर इसीलिए होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए सर्किट में रहते हैं और उसके बाद वो हट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें बस रोटर को स्टार्टिंग में एक फोर्स देना पड़ता है ताकि वो मूव हो सके, क्योंकि आपके नॉर्मल फैंस में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी वर्किंग है, सिंपल सा ये है, सिंगल फेज सप्लाई दोगे तो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स आएगा। ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स कभी भी रोटर को स्टार्ट नहीं कर पाएगा खुद से, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स आपको देना पड़ेगा। पर अगर आपने 2 फेज सप्लाई दे दी या 3 फेज सप्लाई दे दी तो आपको एक्सटर्नल अलग से और देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका रोटर जो है वो रोटेट कर सकता है, क्योंकि अब आपके पास ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं, अब आपके पास रोटेटिंग फ्लक्स है, ठीक है। और 3 फेज सप्लाई में जो मैग्नीट्यूड है, 3 फेज 2 फेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, करने का समझाने का प्रोडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड उसमें भी यही है जो कि मैं बताऊंगा अभी उसमें। पर आपका जो 5R आता है रिजल्टेंट फ्लक्स, उसका मैग्नीट्यूड 3 फेज में ज़्यादा आता है, ठीक है। 3 फेज में वो आता है 1.5 5m, तो 1.5 ये तो 5m है तो 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना ज़्यादा कह लीजिए एक तरह से। तो 1.5 गुना ज़्यादा अगर आ रहा है तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि स्टेटर के अराउंड जितना भी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आप रखोगे मैग्नीट्यूड का, ठीक है, डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा रोटर में करंट उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा, रोटर में जितना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा रोटर उतनी ही स्पीड से रोटेट करना शुरू करेगी, ठीक है। तो ये था आपका 2 फेज इंडक्शन मोटर। आई होप सो आपको ये समझ आया हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।